दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर उपस्थित हैं भारत में कृषि, सिंचाई एवं पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू तथा उनसे संबंधित और जो भी प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा करते हैं या उनकी संपूर्ण जानकारी के साथ में उन पर चर्चा करते हैं। और सभी एमसीक्यू हम इमेज के साथ में लेकर उपस्थित हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रमुख फसल और उनके इमेज के साथ में उनका पूरा डाटा। तो यह प्रश्न सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस प्रकार हम सभी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो आप सभी लोग शुरुआत करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है? ए गेहूँ, बी मक्का, सी अरहर, डी चाय। तो यहाँ पर उद्दीपक फसल की बात की जा रही है, तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी चाय, जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे। यह चाय के पौधे हैं जो पहाड़ी इलाकों में इसका उत्पादन होता है और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो देखते हैं और इसके बारे में। प्रमुख उत्पादक देशों में भारत तथा उसके बाद चीन का स्थान था। अब चीन ने भारत से इस क्षेत्र में बाजी मार ली है। अन्य प्रमुख उत्पादक देशों में श्रीलंका एवं कीनिया इसके बाद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चीन ही अभी एकमात्र देश ऐसा है जो लगभग हर तरह की चाय का बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन करता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि पहले भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता था, लेकिन अब चीन सभी प्रकार की चाय का उत्पादन करता है और इसके साथ में श्रीलंका एवं कीनिया भी चाय का उत्पादन करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लौंग प्राप्त होता है ए जड़ से, बी तने से, सी फल से, डी पुष्प कली से। तो यहाँ पर लौंग की बात की जाए कि कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी पुष्प कली से। और यह लौंग का पौधा आप देख रहे होंगे और यहाँ पर आप लौंग भी देख रहे हैं, तो यह पुष्प कली से तैयार होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं या इसके बारे में और जानकारी लेते हैं, उसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दिया है, लौंग मलाइका का देशज है किंतु अब सारे उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में बहुतायत से प्राप्य है। जंजीबार से समस्त उत्पादन का 90% लौंग पैदा होता है, जिसका बहुत सा भाग बम्बई से होकर बाहर भेजा जाता है। सुमात्रा, जमैका, ब्राज़ील, पेबा एवं वेस्ट इंडीज में भी पर्याप्त लौंग उपजता है। भारत में 3 सबसे बड़े लौंग उत्पादक राज्य नीचे सूचीबद्ध हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। इन तीनों राज्यों में मुख्यतः लौंग का उत्पादन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना और अंत तक इस वीडियो को देखना। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? ए गुजरात, बी केरल, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो यहाँ पर मसालों का बगीचा कहा जाने वाला वह राज्य हो जाएगा केरल। इसका सही उत्तर हमारा केरल है। और देखते हैं इसके बारे में और कौन कौन सी जानकारी मिलती है। सही उत्तर यहाँ पर इसका केरल हो गया है।
और केरल को भारत के मसालों का उद्यान के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर यानी कि सभी प्रकार के मसाले होते हैं, क्योंकि इसमें कई प्रकार के मसाले होते हैं और जो अपने स्वाद के लिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ फसल का नाम है और दूसरी तरफ बीमारी का नाम है। तो यहाँ पर मिलाते हैं, देखते हैं कौन सा किससे मिलान करेगा। तो यहाँ पर गन्ना की बात की जाए तो गन्ना में होता है रेड रॉट, यानी कि ए का हो जाएगा हमारा रेड रॉट। ए में रेड रॉट आएगा यानी कि 2, तो ए का 2 होना चाहिए। ए का 2 सिर्फ हमारा बी वाले ऑप्शन में ही मिल जाएगा। तो पहले ही ऑप्शन से हम इसको सही कर सकते हैं, देखते हैं। तो यानी कि बी का 2 हो जाएगा। धान में हो जाएगा हमारा 3 खैरा रोग। और आलू की बात की जाए तो इसमें झुलसा हो जाएगा लेट ब्लाइट। अरहर की बात की जाए तो इसमें हो जाएगा उकठा बिल्ट, यानी कि यहाँ पर हमारे बी वाला ऑप्शन सही है और चारों का मिलान सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। तो यह जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ललितपुर माता टीला डैम, इमेज में आप देख रहे होंगे कि माता टीला डैम ललितपुर में बना हुआ। तो ललितपुर कहाँ पर है सभी लोगों को पता होगा, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखते हैं इसके बारे में और। यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। बेतवा नदी पर बने माता टीला बांध का निर्माण 1958 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से किया गया था, यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सहायता से किया गया था। देवगढ़ से 93 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह जगह लगभग 20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। माता टीला बांध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? ए कपास, बी जूट, सी चाय, डी ये सभी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी ये सभी। और यहाँ पर कुछ प्रमुख नकदी फसलों की इमेज लगी हुई है और देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं। नकदी फसलें कैश क्रॉप यानी कि नकदी फसलों का उपयोग इनकी बिक्री कर तुरंत मुद्रा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भारत में पैदा होने वाली प्रमुख नकदी फसलों में गन्ना, कपास, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, जूट, रबड़, कोको, अलसी, मिस्ट, सरसों, मूंगफली, आलू, फल सब्जी और दाल आदि को भी शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर यदि आप बोलते हो तो आप फिर से बताते हैं कि जैसे गन्ना, कपास, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, जूट, रबड़, कोको, अलसी, मिस्ट, सरसों, मूंगफली, आलू, फल सब्जी और दाल आदि को शामिल किया जाता है। तो यह भारत की प्रमुख नकदी फसलें हैं जिनको तुरंत काटकर बेचकर कैश के रूप में इनको बेचा जाता है। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ए
ढैंचा, बी सनई, सी बोड़ा या लोबिया, डी ग्वार। तो इसका सही उत्तर की यहाँ पर बात करें तो हो जाएगा हमारा सी बोड़ा या लोबिया। देखते हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। नकदी फसलों के बारे नहीं, दलहनी फसलों में जो हरी खाद के रूप में जिनसे तैयार की जाती है तो वह है दलहनी फसलों में ढैंचा, सनई, उर्द, मूंग, अरहर, चना, मसूर, मटर, लोबिया, मोठ, खेसारी तथा कुल्थी मुख्य हैं, लेकिन जायद में हरी खाद के रूप में अधिकतर सनई, ढैंचा, उर्द एवं मूंग का प्रयोग ही प्रायः अधिक होता है। यह एक दलहनी फसलें हैं। यह सभी प्रकार की जलवायु तथा मिट्टी में सफलतापूर्वक उगाई जाती हैं। तो इन फसलों को बोया जाता है और इनकी मुख्य फसल को या बीज को काट लिया जाता है, बाद में इसकी बुआई कर दी जाती है खेत की। जैसा कि यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि इसमें पानी भरा हुआ है और यह ढैंचा की फसल है और इसको सीधे किसान खेत में जुताई कर दे रहा है। तो इस प्रकार हरी खाद तैयार हो जाती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? ए गेहूं तथा चावल तथा गेहूं, बी गेहूं तथा गन्ना, सी चावल तथा गन्ना, डी गेहूं तथा दाल। तो यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश में उत्पादन किस चीज़ का सर्वाधिक होता है या किन किन फसलों का होता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं कि गन्ना, गेहूं और ऑप्शन में अगर देखें तो हमारे पास गन्ना और गेहूं दोनों हैं। तो इस प्रकार हमारा उत्तर 8 का बी हो जाएगा। और आलू यहाँ पर भी है। देखते हैं इसके बारे में सॉल्यूशन और किस किस चीज़ में आगे है। गेहूं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक खेती की जाती है। गेहूं भारत में सबसे अधिक उत्पादित फसल है और राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है। लगभग 80 लाख हेक्टेयर की गेहूं की खेती उत्तर प्रदेश में होती है, जिसमें लगभग 350 लाख टन गेहूं का उत्पादन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, बी गोल क्रांति आलू उत्पादन, सी काली क्रांति दलहन उत्पादन, डी गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। तो यहाँ पर जिसका मिलान सही नहीं है वह हो जाएगा हमारा सी काली क्रांति। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। इस प्रकार यह हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि दलहन यहाँ पर गलत है। काली क्रांति में यहाँ पर पेट्रोलियम आएगा। और यहाँ पर भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से सही है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से, यह भी सही है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, यह भी सही है। तो देखते हैं यहाँ पर और हम कुछ आपके लिए लेकर आए हैं। भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियाँ और उत्पादन। तो सबसे पहले हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। नंबर 2 गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। नंबर 3 स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो हो जाएगा हमारा जूट उत्पादन से। आगे देखते हैं। ग्रीन गाल्ड क्रांति यानी कि
चाय उत्पादन से संबंधित है। अगला परामनी क्रांति यानी कि भिंडी उत्पादन से संबंधित है। नंबर 6 पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नंबर 7 भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। अगला मूंग क्रांति मोटे अनाज से संबंधित है। अगला देखते हैं। नंबर 9 रजत या रेशा क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। नंबर 10 लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। नंबर 11 देखते हैं व्हाइट गार्ड क्रांति यानी कि कपास उत्पादन से संबंधित है। नंबर 12 श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 13 सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास से संबंधित है। नंबर 14 सनराइज सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास। सनराइज संबंधित है किससे? सूर्योदय। सनराइज या सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक और उद्योग विकास से संबंधित है। अगला देखते हैं 15 सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? कपास उत्पादन से। अगला 16 नंबर सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी उत्पादन से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया है केसर क्रांति किससे संबंधित है? केसर उत्पादन से। धूसर क्रांति या ग्रे क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। अगला स्वर्ण क्रांति फल और शहद उत्पादन से संबंधित है। नंबर 20 रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। 21 हरित या सोना क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित है। आगे देखते हैं काली क्रांति पेट्रोलियम या खनिज तेलों के उत्पादन से संबंधित है। अगला देखते हैं बादामी क्रांति यानी कि बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। नंबर 25 नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं खाद्य श्रृंखला क्रांति यानी कि भारत में भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दोगुना कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। खाद्य श्रृंखला क्रांति का। अगला है NH क्रांति यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। 28 देखते हैं अमृत क्रांति यानी कि नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। आगे देखते हैं इंद्रधनुष क्रांति इसमें हरित पीली नीली लाल गुलाबी भूरी धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ चलने का लक्ष्य है। यह इंद्रधनुष क्रांति कहलाती है। अगला देखते हैं कृष्ण क्रांति यानी कि पेट्रोलियम उत्पादन से यह भी संबंधित है। अगला है खाकी क्रांति यानी कि खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न धूसर या स्लेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। अगला है गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने से संबंधित है। आगे देखते हैं भारत में विभिन्न क्रांतियों के जनक इस प्रकार हैं। नंबर 1 भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। नंबर 2 विश्व में हरित क्रांति का पिता नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नंबर 3 भारत में नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन है। आगे देखते हैं अगला है हमारा नंबर 4 भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। नंबर 5 भारत में प्रेरित प्रजनन क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी हैं। नंबर 6 भारत में गुलाबी क्रांति का जनक
दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। आगे देखते हैं, भारत में स्वर्णिम क्रांति का जनक निरपक्ष तुतेज को कहा जाता है। अगला, भारत में लाल क्रांति का जनक विशाल तिवारी को कहा जाता है। अगला है, भारत में सिल्वर क्रांति का जनक इंदिरा गांधी को कहा जाता है। अगला देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति सभी लोगों ने देखा होगा, अभी हमने बताया था। ए, ऊन उत्पादन से संबंधित है। बी, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। सी, पर्यटन विकास से संबंधित है। डी, बागवानी कृषि से संबंधित है। तो यह इसका सही उत्तर देखिए यहाँ पर हो जाएगा डी, बागवानी कृषि से संबंधित है सुनहरी क्रांति। देखते हैं इसके सलूशन को। सुनहरी क्रांति फलों के उत्पादन से संबंधित है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-06 में फलों के बगीचों बीजों के विकास के लिए शुरू किया गया था। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। तो यहाँ पर आज के सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं और यह श्रृंखला 95 क्वेश्चन की है और इसमें हम आपको रोज 10 से 15 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे फुल डिटेल के साथ में। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा? आप जैसा भी प्रतिक्रिया देते हैं आप कमेंट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस पर आगे हमें क्या करना चाहिए। ज़्यादा सल्यूशन दें या कम सल्यूशन में ही क्वेश्चन को जल्दी करवाएं। तो आप जैसा कमेंट करेंगे हम अगले दिन वैसा ही वीडियो तैयार करके आपके सामने उपस्थित होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।